शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगी कि आप देशवासियों का ये एहसान सही समय आते ही चुका दूं। क्लियोपैट्रा ने बहुत दृढ़ता से कहा। जान का जोखिम उठाते हुए सैनिक की बीवी ने क्लियोपैट्रा की गुप्त मार्ग से आने में मदद की। क्लियोपैट्रा जैसे तैसे अलेक्जेंड्रिया के महल में घुस तो गई थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अजीजा के कमरे तक कैसे पहुंचे। वैसे तो उसे महल के सारे खुफिया रास्ते पता थे, पर क्लियोपैट्रा की खूबसूरती इतनी चर्चित थी कि उसकी नीली आंखों के रंग से लेकर उसके महल के सभी लोग बखूबी जानते थे। इसी ख्याल के साथ वो इधर उधर देखते हुए खुद से बोली, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। मुझे पता लगाना ही होगा कि मुझे इतने बड़े इल्जाम में किसने फंसाया। बस दाई माही मेरी मदद कर सकती है। वो बड़ी चौकन्ना होकर दबे पैर अपने कमरे की ओर जा ही रही थी कि तभी उसने कुछ देखा। उसके कमरे के बाहर कुछ नई औरतें दासी के कपड़ों में खड़ी थी। उन्हें देखकर वो आश्चर्य में पड़ गई। मेरी दासियों को तो मैं अच्छे से जानती हूँ, ये नई औरतें कौन हैं? तभी एक पहरेदार आया और वहां खड़ी दासियों से बोला, आज तुम लोगों का पहला दिन है, इसलिए ध्यान से महल के नियमों को पढ़ लो और अभी के लिए इस कमरे में जितने भी जवाहरात हैं वो तिजोरी में और बाकी की चीजें भंडार कक्ष में ले चलो। महाराज का आदेश है। एक एक कर सारी दासियां उस कमरे का सामान उठाकर ले जाने लगी। तभी एक दासी के हाथ में क्लियोपैट्रा की मां का वो पोशाक था जो अजीजा ने उसे शादी में पहनने के लिए दिया था। कितनी खूबसूरत लग रही थी क्लियोपैट्रा अपनी शादी के दिन। पोशाक को देख उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर कुछ ही क्षण में वो अपने सर पर डले कपड़े को मुंह से दबाते हुए अपना आधा चेहरा ढक उन दासियों के पास चली गई। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। वो क्या है ना, पहली बार अंदर से इतने आलीशान महल की चमचमाहट देख मेरे तो होश ही उड़ गए। हाय। क्लियोपैट्रा ने अपनी आवाज बदलते हुए वहां खड़ी एक दासी से कहा। उस दासी ने एक टेढ़ा मुंह बनाया और अकड़ते हुए बोली, मुझे तो खुद प्रधानमंत्री ने महाराज की सेवा के लिए आज शाम को जश्न में बुलाया है। हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है वहाँ। मुझे तो इन चमचमाहट की आदत है। क्लियोपैट्रा ने नाटक करते हुए कहा, बहुत भाग्यशाली है आप, जो इतने बड़े अवसर में आप महाराज से इतने करीब से मिलेंगी। वैसे आपका नाम क्या है और ये जश्न किस चीज का है? वो दासी इतराते हुए बोली, अकीला। महाराज की गद्दी पर बैठने का जश्न है। सभी बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, बेशकीमती तोहफों के साथ। महाराज की खुशी का तो ठिकाना नहीं है। न जाने आने वाले दिनों में कितने और जश्न होंगे। उसकी बातों को सुनते सुनते क्लियोपैट्रा ने टेढ़ी नजर से अपने कमरे में एक मर्तबान को ढूंढने की कोशिश की और उसके मिलते ही झट से उसे उठाकर बाकी दासियों के साथ वो भी चल पड़ी। उधर टॉलेमी महाराज बनने की खुशी को हर पल ऐसे जी रहा था जैसे उसे जिम्मेदारियां नहीं बल्कि पूरी जिंदगी मौज करने की अनुमति मिल गई हो। वो जश्न के लिए तैयार हो ही रहा था कि उसका निजी सलाहकार वहां आकर बोला, महाराज की जय हो। महाराज, आपके कहने के मुताबिक हर मेहमान को वापसी में देने के लिए सोने के सिक्के बनवा दिए हैं। अब बस आप अच्छे से तैयार हो जाइए। क्या पता आपको आज के जश्न में आपकी होने वाली पत्नी भी मिल जाए। ये सुन टॉलेमी की आंखें चमक उठी। उसने घमंड के साथ कहा, आज का जश्न ऐसा होगा कि सारे मर्द मुझसे जलेंगे और सारी औरतें मेरी कामना करेंगी। जाओ, जाकर सबको बता दो, जो मुझे हर पल आनंद के आगोश में रखना जानती होगी वही इजिप्ट की असली महारानी बनेगी। क्लियोपैट्रा दासियों के साथ भंडार कक्ष की ओर जा ही रही थी कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आई। एक नहीं, 2-3 लोग थे, जिसमें से एक की आवाज
वित्त मंत्री की थी। आवाज सुन क्लियोपैट्रा चलते चलते रुक गई और नीचे झुककर अपने पैरों में कुछ देखने लगी। तभी उसकी साथ की दासी ने उससे पूछा, क्या हुआ? आगे बढ़ो। वो लगता है पैर में कुछ चुभ गया है। तुम चलो, मैं आती हूँ, क्लियोपैट्रा ने तकलीफ जताते हुए कहा। सभी के जाने के बाद क्लियोपैट्रा ने एक नजर अपने चारों ओर डाली और फिर मौका देख मर्तबान लेकर गलियारे के दाईं ओर बढ़ गई। वो जल्द से जल्द अजीजा के कमरे में पहुंच उनसे मिलना चाहती थी। कान और आंख दोनों खुला रखते हुए वो आगे बढ़ रही थी कि तभी किसी ने पीछे से बड़ी सख्त आवाज में कहा, वहीं रुक जाओ। ये सुनते ही क्लियोपैट्रा के पैर रुक गए। वो बिना हिले वहीं खड़ी होकर आंखें बड़ी कर सोचने लगी, कौन हो सकता है ये? कहीं मुझे किसी ने पहचान तो नहीं लिया? बढ़ते कदमों के साथ एक बार और उस सख्त आवाज ने कहा, कहाँ जा रही हो? क्लियोपैट्रा बिना पलटे सर झुकाकर अपनी आंखों को मींचते हुए बोली, हम भंडार कक्ष की ओर जा रहे थे। महाराज का आदेश है। पीछे मुड़ो, अपनी आंखें छोटी करते हुए उस शख्स ने कहा। क्लियोपैट्रा की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे लग रहा था कहीं वो पकड़ी ना जाए। अगर वो पकड़ी गई तो समझो हमेशा के लिए खेल खत्म। पिछली बार तो वो अपनी बहन की वजह से बच गई थी और सिर्फ देश छोड़कर जाना पड़ा था, लेकिन इस बार अगर वो पकड़ी गई तो उसका और मौत का मिलन तय था। अपने ईश्वर को याद कर क्लियोपैट्रा ये सब सोचते हुए पीछे मुड़ी। पीछे मुड़ जमीन की ओर टिकी हुई नजरों से उसने देखा कि जमीन पर किसी महिला के बहुत ही सुंदर सजे धजे पैर थे। वो पैर आर्सिनोई के थे। उसने शक की निगाहों के साथ उसे घूरते हुए कहा, पर भंडार कक्ष तो उस ओर नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं भी ना, वो क्या है ना राजकुमारी जी, आज बाकी दासियों के साथ मैं भी नई नई आई हूँ, इसलिए रास्ता भूल गई। मेरा नाम अकीला। मुझे ये मर्तबान भंडार कक्ष में रखने को कहा गया था। अब मैं चलती हूँ, जश्न की तैयारियां भी करनी है ना। क्लियोपैट्रा ने अपनी आवाज बदलते हुए हड़बड़ी में कहा और वहां से निकलने लगी, पर आर्सिनोई उसके सामने आकर उसका रास्ता रोकते हुए बोली, अच्छा तो अपना मुंह क्यों छुपा रखा है? हटाओ इस कपड़े को। ये सुनकर तो क्लियोपैट्रा के पसीने छूट गए। तभी अचानक प्रधानमंत्री पोथाइनस आर्सिनोई को ढूंढते हुए वहां पहुंचा। उसने आर्सिनोई का अभिनंदन किया और कहा, राजकुमारी, आपने जो काम कहा था वो आगे कुछ बोलता इससे पहले ही आर्सिनोई ने क्लियोपैट्रा को घूरते हुए उसे वहां से जाने को कह दिया। क्लियोपैट्रा के जाते ही पोथाइनस आगे बोला, चलिए राजकुमारी, महाराज आपको जश्न में बुला रहे हैं। सभी मेहमान लगभग आ चुके हैं, आपको भी उन सब से मिलना चाहिए। पोथाइनस की बात सुन रही आर्सिनोई अभी भी आंखें छोटी कर क्लियोपैट्रा को जाते हुए देख रही थी। वहां से निकलते ही क्लियोपैट्रा की भी जान में जान आई, पर उसने सोचा, आखिर आर्सिनोई और प्रधानमंत्री कब से इतने खुलने मिलने लग गए? शाम होने को थी। कुछ ही पलों में आर्सिनोई भी टोलेमी के साथ जश्न में सभी मेहमानों से मिलने जुलने लगी थी। उस जश्न में इजिप्ट का हर एक खास व्यक्ति भी मौजूद था। टोलेमी की नजर हर एक राजकुमारी को ऊपर से नीचे तक किसी बेपरवाह आशिक की तरह देख रही थी। तभी एक राजकुमारी हाथ में मदिरा का गिलास लिए टोलेमी के पास आई और बोली, इजिप्ट का महाराज इतना सुंदर और ताकतवर है, कहीं उन्हें किसी की नजर न लग जाए। ये सुन टोलेमी ने उसके बालों को अपनी उंगली से छेड़ते हुए कहा, अगर मेरे सामने खड़ी इस मलिका के मखमली गुलाबी होठों की नजर इजिप्ट के महाराज को लग भी जाए तो क्या बुरा है? इतने में वो राजकुमारी टोलेमी के और नजदीक आई और बोली, तो फिर आज ये होंठ इजिप्ट के महाराजा के नाम। उनकी इस करीबी को दूर खड़ी आर्सिनोई देख ही रही थी कि तभी अचानक टोलेमी का एक खबरी जश्न में चिल्लाते हुए अंदर आया, महाराज, हम लुट गए महाराज, अब हमारा बचना मुश्किल है, हमें कोई नहीं बचा सकता। उसकी आवाज सुन पूरे कक्ष में अचानक एक तरफा सन्नाटा छा गया। सब खुले मुंह से उसी की ओर देख रहे थे।
खाने की थालियों की खनखनाहट भी बंद हो गई थी। तभी टॉलेमी बहुत गुस्से में बोला, ए बरखुरदार, तुम ये क्या कह रहे हो? खबरी इधर उधर देखते हुए टॉलेमी के थोड़ा पास आया और धीमी आवाज में एक सांस में बोल गया, महाराज, रोम के राजा को पता चल गया है कि आपने राजकुमारी क्लियोपैट्रा को देश से निकाल दिया था। अब आप अकेले ही गद्दी पर राज कर रहे हैं। आपको तो पता है ना, ये कानून के खिलाफ है। रोम के राजा ने बहुत गुस्से में कहा कि आपकी मनमानी चलने नहीं देंगे। बिना रानी कोई राजा नहीं। और उनको तो ये भी पता चल गया कि इजिप्ट का राज खजाना खत्म होने को है। बहुत ही जल्द इजिप्ट क्या, इस महल का राशन पानी भी चलाना मुश्किल हो जाएगा। महाराज, कुछ कीजिए महाराज। वो समय दूर नहीं जब रोम हमारी ही गद्दी पर बैठ इस जश्न का आनंद उठा रहा होगा। खबरी को डर था कि ये सुनते ही सबसे पहले उसका ही गला कलम ना हो जाए, पर टॉलेमी तो उसी वक्त बर्फ की तरह जम गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या छाती में दर्द उमड़ रहा हो। उसके माथे से एक बूंद पसीना टपकते ही वो जोर से पूरे कक्ष में चिल्ला पड़ा, क्या राज खजाना खत्म होने को है? उसकी चीख इतनी तेज थी कि हर कोई ये बात सुन हक्का बक्का रह गया। टॉलेमी लड़खड़ाते हुए वहीं गिरकर बैठ गया और जोर जोर से मुंह से सांस लेने की कोशिश करने लगा। तुम सबको ये बात पता थी ना? पता थी तो मुझे क्यों नहीं बताई? ये मुझे महाराज बनने से पहले क्यों नहीं पता चला? अब मैं क्या करूंगा? कहां से लाऊंगा एक पत्नी और इतना सारा पैसा? उसे इतना डरा हुआ देख पोथाइनस उसका हाथ पकड़ उसे यकीन दिलाते हुए बोला, महाराज, हम पर भरोसा कीजिए। हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। आपकी इस परेशानी का एक हल जरूर है, पर इतने में टॉलेमी गिड़गिड़ाते हुए उससे पूछ पड़ा, पर क्या? बताओ, जल्दी बताओ। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर रोम को शांत करने का बस एक ही तरीका है। राजकुमारी आर्सिनोई को महारानी का दर्जा दिया जाए। पोथाइनस आर्सिनोई की तरफ देख आगे बोला, मतलब आपकी पत्नी वही होगी जिसे आप चाहेंगे, पर अभी के लिए किसी और पर भरोसा करना मुश्किल है। इस वक्त इजिप्ट को एक महारानी की जरूरत है। हाँ, अगर यही सही तरीका है तो यही करेंगे। तैयारी करो, आर्सिनोई ही आज से इजिप्ट की महारानी कहलाएंगी। टॉलेमी ने डरते हुए पोथाइनस के सुझाव को मंजूरी दे दी और इसी के साथ जश्न में महाराज टॉलेमी के जयकारे लगने लगे। जयकारे की गूंज महल के दूसरे कोने में क्लियोपैट्रा के कानों तक पहुंच रही थी। उसे अजीजा कहीं भी नहीं दिख रही थी। आखिर अजीजा है कहाँ? क्लियोपैट्रा ये सोचते हुए अजीजा के कमरे से बाहर आई ही थी कि तभी उसे लगा कि उसे कोई देख रहा है। वो अपना चेहरा छुपाते हुए एक बार फिर दासी की तरह चलने लगी। तभी पर्दे के पीछे छुपकर देख रहे उस शख्स की नजर क्लियोपैट्रा के हाथ में मर्तबान पर गई। ये तो क्लियोपैट्रा के सांप का मर्तबान है, यानी मेरा शक सही निकला। ये तो क्लियोपैट्रा ही है। तभी अचानक क्लियोपैट्रा के सामने वो शख्स आ खड़ा हुआ। डर के मारे क्लियोपैट्रा के हाथ से वो मर्तबान छूट गया और उसने झट से अपनी कमर से एक छोटा सा चाकू बाहर निकाल लिया। उसे इस तरह तीव्र होते देख शख्स ने तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और बोला, आपको घबराने की जरूरत नहीं है महारानी। मैं अतुम हूँ, अजीजा जी का खबरी। हमारे पास समय कम है। आप मुझ पर शक करें उससे बेहतर होगा कि आप जल्दी जाकर अजीजा को बचा लें। उनके पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। वो आपसे ही मिलने के लिए महल से भागी थी। अब आप ही उन्हें बचा सकती हैं। उसकी बातें सुनते ही क्लियोपैट्रा अतुम के साथ बिना देर किए अपना मर्तबान लेकर अजीजा को खोजने के लिए निकल गई। अपने कक्ष में पहुंच पोथाइनस को शाबाशी देते हुए आर्सिनोई बड़ी ही खुशी के साथ बोली, बहुत बढ़िया किया आपने।
कोई शक नहीं कि पिताजी ने आपको प्रधानमंत्री का दर्जा क्यों दिया था। अगर आप ऐसे ही मेरी मदद करते रहे तो फिर हमें इजिप्ट पर राज करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब पता चलेगा क्लियोपैट्रा को कि असली महारानी कौन है। हाँ राजकुमारी, टॉलेमी तो अभी बच्चा है, लेकिन अगर आप उनकी पत्नी बन जाएं, तो उस बच्चे को बड़े होते देर नहीं लगेगी। आज का जाम आपके नाम महारानी आर्सिनोए। ये कह पोथाइनस ने हाथ में लिए मदिरा के गिलास को ऊपर किया और आर्सिनोई की ओर बढ़ा दिया। दोनों खुशी से हंस पड़े। उधर महल से भाग क्लियोपैट्रा और अतुम के घोड़े बड़ी रफ्तार से अजीजा को ढूंढते हुए सीमा की तरफ जाने वाली दूरी तय कर रहे थे। चिंतित क्लियोपैट्रा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मन में आवाज आ रही थी, कहीं दाई माँ को कुछ हो तो नहीं गया। हे ईश्वर, उनकी रक्षा करना। मैं आपको ढूंढ निकालूंगी माँ, आप फिक्र मत करना। तभी अचानक अतुम चिल्लाया, वो देखिए महारानी। कुछ दूरी पर एक बूढ़ी औरत गिरे हुए टांगे के बगल में तड़पते हुए रेत पर पड़ी हुई थी और उससे कुछ गज दूर 2-3 गुंडे हथियार के साथ रेगिस्तान के उत्तर पूर्व की ओर जा रहे थे। अजीजा को देख क्लियोपैट्रा तुरंत अतुम को गुंडों के पीछे जाने को बोल खुद चलते घोड़े से कूद गई। क्लियोपैट्रा ने जैसे ही अजीजा को देखा तो उसकी चीख निकल आई। उसके सामने अजीजा बेरहमी से घायल, टूटी सांस लेते हुए एक जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी और उनका एक कटा हुआ हाथ थोड़ी दूर पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। इस समय क्लियोपैट्रा के लिए खुद की आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल था। वो रोते हुए हड़बड़ाहट में बोली, माँ, मुझे बताओ ये सब किसने किया? कौन है इन सब के पीछे? कुछ तो बोलो। अजीजा लगभग बेहोशी की हालत में थी, पर न जाने कैसे क्लियोपैट्रा की आवाज सुन उन्हें हल्का सा होश आया, मानो उनकी दृढ़ता उन्हें उनके अधूरे काम के लिए जगा रही थी। क्लियोपैट्रा ने फटाफट उनके कटे हुए हाथ पर अपना कपड़ा बांधा और खून रोकने की कोशिश करने लगी। जितने आंसू उसकी आंखों से निकल रहे थे, उतनी ही आग उसके दिल में ज्वालामुखी बनती जा रही थी। बहुत झिंझोड़ने के बाद अजीजा ने हिम्मत कर टूटे लहजे में कहा, बेटी, वो तुम्हारा अपना ही। और फिर दूसरे हाथ से अपनी कमर पेटी में से कुछ निकालने लगी। अपना कौन माँ? मुझे नाम बताइए, मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगी। मेरी माँ को चोट पहुंचाने वाला बचकर हरगिज नहीं जा सकता। क्लियोपैट्रा गुस्से में आंखों में आंसू लिए किसी भूखी शेरनी की तरह ललकार रही थी। अजीजा बहुत कोशिश कर रही थी कि क्लियोपैट्रा को साजिश रचने वाले का नाम बता सके, पर अधमरी अजीजा के लिए ये पहाड़ तोड़ने जितना बड़ा काम था। के लिए सुन पाना बहुत ही मुश्किल था। माँ, मुझे बताइए, ये किसका नाम ले रही हैं आप? माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। क्लियोपैट्रा ने हड़बड़ी में अजीजा का हाथ पकड़ उनके मुंह के पास अपना कान लगाया और कहा, अजीजा, जिनकी सांसों की गिनती भी उंगली पर गिनी जा सकती थी, उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ से किसी तरह हिम्मत कर उसके हाथ में खून से लिपटी हुई एक चिट्ठी उसे पकड़ाई और अपने कांपते बेरंग होठों से पूरी जान लगाकर क्लियोपैट्रा के कानों में किसी का नाम लिया। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अजीजा के मुंह से साजिश रचने वाले का नाम सुनते ही क्लियोपैट्रा तो जैसे सदमे में ही चली गई। उसने जो अभी सुना वो यकीन कर पाना उसके लिए बेहद मुश्किल था। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है? आपसे विनती करती हूँ, मुझसे कहिए कि ये झूठ है। अभी जो आपने कहा वो सही नहीं है। क्लियोपैट्रा को इतना लाचार आज तक किसी ने नहीं देखा था, और शायद ये भी बस कुछ ही क्षण की बात थी। अजीजा ने जैसे ही वो खत क्लियोपैट्रा को दिया, उनकी आंखें एक तरफा बंद हो गईं और उनके पूरे शरीर में स्थिरता सी आ गई। ये देख अभी तक छटपटा रही क्लियोपैट्रा
क्लियोपैट्रा ने अभी अभी अजीजा के मुंह से जिसका नाम सुना था वो खुद उसकी बहन आर्सेनोई थी। पर ऐसा कैसे हो सकता था? भला उसकी सगी बहन उसके खिलाफ ऐसी घटिया साजिश कैसे रच सकती थी? एक तरफ क्लियोपैट्रा के कान में आर्सेनोई का नाम गूंज रहा था तो दूसरी ओर अजीजा की पलकें किसी घड़ी में खत्म हुई रेत की तरह ठहर गई थीं। क्लियोपैट्रा को ना ही बीते हुए कल पर यकीन हो रहा था और ना ही सामने दिख रहे आज पर। उसके हाथ में जो चिट्ठी अजीजा ने उसे पकड़ाई थी उससे तो मानो क्लियोपैट्रा की उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी। वो वही चिट्ठी थी जो रोम का राजदूत टॉलेमी को देकर गया था। उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि अगर इजिप्ट ने समय रहते रोम को टैक्स नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब इजिप्ट का प्रशासनिक प्राधिकरण पूरी तरह से रोम के कब्जे में होगा और उसके देशवासियों से 2 गुना लगान वसूल कर इजिप्ट के शासकों की गलतियों का भुगतान किया जाएगा। यूं तो आज हालात ऐसे थे जिसे देख शायद क्लियोपैट्रा फूट फूट कर रो पड़ती, पर न जाने क्यों उसकी आंखों से बस एक आंसू टपका और वो लगातार रेत की गोद में पड़ी अपनी दाई माँ को एकटक बिना पलकें झपकाए देखती ही रह गई। नील नदी के पास सालों पुराने अलेक्जेंड्रिया के महल ने न जाने टॉलेमी पीढ़ियों की कितनी पारिवारिक साजिशें और रंजिशें देखी थीं, पर जो आज दिख रहा था उसके इतिहास में लिखी जाने की खबर शायद महल की दीवारों को भी उस समय नहीं थी। हर राज्य के कोने कोने में ये बात फैला दो कि आज से मैं यानी आर्सेनोई इजिप्ट की नई महारानी है। क्लियोपैट्रा के पुराने आईने में खुद को देख रही आर्सेनोई ने बड़ी नजाकत के साथ पास खड़ी दासी से कहा। तभी एक नौकर बड़ी जल्दी में आर्सेनोई के दरवाजे पर आ रुका और बोला, राजकुमारी, आपके लिए खत आया है। शीशे में दिख रहा था कि कैसे आर्सेनोई के चेहरे के भाव पल भर में बदल गए। वो बहुत गुस्से में उस नौकर की ओर पलटी और मुंह बनाकर उसके हाथ से वो खत छीनते हुए बोली, तुम्हें पता है इजिप्ट की महारानी कौन है? ये बोलते ही वो तुरंत उस खुफिया खत को खोल पढ़ने लगी। रेत का रंग बदल चुका है, अब तालाब दिखने का कोई आसार नहीं। आपका शुभ चिंतक। इस संकेतावली को पढ़ एक बार फिर आर्सेनोई के माथे की शिकन किसी मोम की तरह पिघल चेहरे की शातिर मुस्कान में तब्दील हो गई थी। इसी के साथ आर्सेनोई ने बिना पीछे मुड़े ही अपने सैनिकों को बड़ी सख्ती से आदेश दिया, इस नौकर को अभी के अभी महल से बाहर निकाल फेंको। महारानी को न जानने वालों की यहाँ कोई जगह नहीं। और फिर नौकर की गिड़गिड़ाहट को सुन वो जोर जोर से हंसने लगी। महल का नजारा देखे हुए क्लियोपैट्रा को काफी समय हो चुका था। दाई माँ की वो गंभीर तस्वीर अभी भी उसकी रगों में उबाल ला रही थी। पिछले कई दिनों से क्लियोपैट्रा न ज्यादा किसी से बात करती और न ही ठीक से खाना खाती। वो बस अपने सफेद सांप को लेकर कुछ न कुछ सोचने में अपना दिन रात एक कर दे रही थी। अब क्लियोपैट्रा के पास अपना बचा ही कौन था? हर पल को अपने अंदाज में कैद कर लेने वाली क्लियोपैट्रा के चेहरे की गंभीरता दिन पर दिन गहरी होती जा रही थी। महारानी, नाश्ता कर लीजिए। कल रात भी आपने कुछ नहीं खाया था। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है महारानी। ऐसे ही रहा तो आप कमजोर हो जाएंगी। आखिर कब तक आप खुद को कोसती रहेंगी? जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी, समझिए इस बात को। सैनिक की पत्नी ने हाथ में खाने की पत्तल पकड़े कहा, जो क्लियोपैट्रा का ख्याल रखने के लिए महल छोड़ उसके साथ यहाँ रुक गई थी। क्लियोपैट्रा अपनी छावनी के एक कोने में बैठी थी। जमीन पर पत्थर के टुकड़े से लकीरें खींचते हुए उसने पूछा, सूरज किस ओर है? मेरे जूते के पूर्व में 30 कोण, सैनिक की पत्नी ने जवाब दिया। पर क्या हुआ? क्लियोपैट्रा एक आखिरी लकीर खींच पत्थर को बगल में रखते हुए बोली, 27.3 दिन हो चुके हैं, मगर रोम ने अभी तक मदद के लिए भेजी हुई हमारी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब समझती हो? इसका मतलब ये है कि अब चांद का ये चक्कर पूरा हुआ। अब समय आ गया है।
हमारे सीरिया निकलने की तैयारी करो। इतने दिनों में पहली बार क्लियोपैट्रा ने 2 शब्द से ज्यादा कुछ कहा था, जिसे सुन सैनिक की पत्नी के दिल को ठंडक और उम्मीद दोनों ही मिली। जब इजिप्ट के आसमान का रंग बदल रहा था, तब रोम के संसद में भी बहुत से बदलाव आ रहे थे। रोम के प्रशासक क्लॉडियस अपने सलाहकार और अन्य मंत्रियों के साथ बैठ इजिप्ट के हालात पर चर्चा कर रहे थे। कोई मुझे बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? जब से ओलीद की मौत हुई है, तब से इजिप्ट की गद्दी को गुड्डे गुड़िया का खेल समझ लिया गया है। टैक्स जमा करने में इतना समय लगेगा तो हम विदेश में बैठी अपनी सेना तक हथियार कैसे पहुंचाएंगे? कोई जवाब है? महाराज क्लॉडियस ने गुस्से में पूरी सभा से पूछा। तभी एक मंत्री ने बीच इजिप्ट के हालात ही कुछ ऐसे हैं। अभी तक कोई ये तय नहीं कर पा रहा है कि कौन राजा है कौन रानी। हम चाहे भी तो ओलीड्स के बच्चों को गद्दी से इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। अगर उन्हें निकाल भी दिया तो प्रशासन का सारा भार हम पर आ जाएगा और इजिप्ट की जनता का पेट भी फिर हमें ही भरना पड़ेगा। महाराज, ये मामला बहुत पेचीदा है। संसद के मंच पर क्लॉडियस इधर उधर चलते हुए बोले, तो क्या हम आज सिर्फ यहाँ परेशानियों का पुल बांधने आए हैं? या यहाँ बैठे किसी बुद्धिजीवी में इतनी अक्ल भी है कि वो हमें बता सके कि इस समस्या का हल क्या है? तभी संसद में सबसे पीछे बैठे 12 साल के ऑक्टेवियन ने उठकर जवाब दिया, महाराज, मुझे पता है इसका हल। उसकी बात सुन सब चौंक गए। पूरा संसद उसकी ओर घूम गया, पर महाराज को बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने उसे आगे बोलने का इशारा किया। ऑक्टेवियन ने देखा कि सबकी नजर उसी की ओर थी, पर फिर उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, महाराज, इसका उपाय बस एक ही है। मेरे दादाजी के भाई और रोम के बहादुर सेनापति, जिसने ब्रिटेन और गॉल में हमारा झंडा फहराकर बस यही साबित नहीं किया कि वो कितने महान सेनापति हैं, बल्कि वहां की आर्थिक स्थिति संभालकर रोम के लिए ये भी साबित कर दिया कि वो एक बुद्धिमान राजनीतिज्ञ भी है। अब सिर्फ वही है जो इजिप्ट को सही दिशा दिखा सकते हैं। ऑक्टेवियन की बात सुन संसद की चुप्पी फुसफुसाहट में बदल गई। तभी महाराज क्लॉडियस ने तेज आवाज में कहा, तो बस तय हुआ। हमारे सेनापति इस समय जहां कहीं भी हैं, उन्हें यह संदेश पहुंचाया जाए कि अगले 1 हफ्ते में इजिप्ट की स्थिति की जांच होनी चाहिए। अब जब तक रोम को उसका टैक्स नहीं मिल जाता, इजिप्ट सेनापति की निगरानी में ही रहेगा। उधर सैनिक ने क्लियोपैट्रा के सीरिया जाने का सारा इंतजाम कर लिया था। अतुम ने जाते जाते वो घोड़ा क्लियोपैट्रा को तोहफे के तौर पर दे दिया, जिससे सीरिया का रास्ता तय करना काफी आसान होने वाला था। सैनिक घोड़े की काठी को ठीक करते हुए बोला, महारानी, मुझे पता है कि आप ये सफर अकेले तय करना चाहती थी, पर मैं आपको इस तरह इतनी दूर नहीं जाने दे सकता। मुझे आपकी काबिलियत पर शक नहीं, बल्कि हर पल आपकी सेवा में हाजिर रहने के लिए खुद पर नाज है। भले ही सीरिया और इजिप्ट के बीच अच्छी जान पहचान हो, लेकिन सीरिया पर कब्जा तो रोम का ही है, इसलिए मैंने भी आपके साथ चलने की तैयारी कर ली है। क्लियोपैट्रा सैनिक की आंखों में आंखें डालकर बोली, सीरिया से मदद मिले ना मिले, पर तुम जैसे बहादुर और वफादार लोग जब तक इजिप्ट की धरती पर रहेंगे, तब तक इजिप्ट की सांसें चलती रहेंगी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? सैनिक ने भी बड़े ही गर्व से जवाब दिया, मेरा नाम ऐसम है महारानी। सैनिक ऐसम का इतना गहरा लगाव देख क्लियोपैट्रा उसे आने से रोक नहीं पाई। घोड़े पर सवार क्लियोपैट्रा ने मुस्कुराते हुए अपनी एक भौं ऊपर कर उसे छेड़ते हुए कहा, तो फिर ऐसम, तुम्हारी नजर मुझसे बिल्कुल भी नहीं हटनी चाहिए। और अपने घोड़े को तेजी से चाबुक मार हवा की रफ्तार की तरह क्लियोपैट्रा वहां से निकल गई।
कई दिन सफर तय करने के बाद सीरिया के बीचों बीच पहुंच क्लियोपैट्रा बड़े ध्यान से सीरिया के लोगों को देख उन्हें और उनकी बातों को भी ध्यान से सुन रही थी। वो उनके हाव भाव और रहने के ढंग और उनकी निजी परेशानियों को जानना चाहती थी। तभी एसम ने क्लियोपैट्रा से कहा, जैसा आपने कहा था, आपके पिता के समय जितने भी लोगों ने रोम के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन सबको दमास्कस शहर में एक जगह इकट्ठा होने को कह दिया है। अब बस आप एक बार उनसे मिल लीजिए और फिर सीरिया के उपराज्यपाल से मिलकर हम टॉलेमी पर हमला बोल सकेंगे। इसी बीच उनके सामने से कुछ महिलाएं और पुरुष झुंड में एल समाह करते हुए गुजर रहे थे, जो कि एक तरह का सीरियन सूफी नाच है। तभी उनमें से एक की नजर घोड़े पर बैठी क्लियोपैट्रा पर गई और वो नाचते हुए रुक उसे किसी अजूबे की तरह देखते हुए बोला, आप तो वही है ना जिसे इजिप्ट से निकाल दिया गया था। आपकी सुंदरता और नजाकत तो सच में वैसी ही है जैसी सुनी थी। दुआ है ये खूबसूरती हमेशा बरकरार रहे और मर्दों की आपको नजर न लगे। वो क्लियोपैट्रा को ऐसे देखे जा रहा था जैसे उसने सच में कोई हूर देख ली हो या फिर कोई फरिश्ता। उसकी बात सुन क्लियोपैट्रा भी सोच में पड़ गई। कमाल है, देश से बाहर निकाल देने के बावजूद इतनी दूर लोग मुझे मेरे चेहरे और मेरी नजाकत से जानते हैं। मेरा इन मर्दों पर इतना गहरा असर, ताज्जुब है। क्लियोपैट्रा का घोड़ा अभी भी अपना सफर तय कर रहा था। दमास्कस पहुंचने से पहले रास्ते में क्लियोपैट्रा को कुछ ऐसा दिखा जिसे देख क्लियोपैट्रा अपनी नजरें उस जगह से हटा ही नहीं पा रही थी। वो देख रहे हो, वहां दूर कौन है वो लोग? और वो जो वहां किसी राजा की तरह खड़ा है? क्लियोपैट्रा ने उस ओर घूरते हुए एसम से बड़ी जिज्ञासा के साथ पूछा। एसम ने अपना घोड़ा धीमा कर बड़े ध्यान से उस ओर देखा और फिर अनभिज्ञ होकर बोला, माफ करिएगा महारानी, इस समय ये बता पाना तो बहुत मुश्किल है। लगता है रोम के ही लोग हैं। सुनने में आया है कि रोम के महल के कुछ लोग अक्सर यहाँ एक खास तरह की कालीन, जो कि सीरिया के काले बाजार में सस्ती मिलती है, वो लेने यहाँ कुछ दिनों के लिए आ पहुंचते हैं। इस बीच इजिप्ट के महल में आर्सिनोई बड़ी उत्सुकता के साथ टॉलेमी के कमरे में पहुंची और बिना कुछ आवाज किए बिस्तर पर लगभग सो रहे टॉलेमी के पास बैठ उसके कानों की तरफ अपने होठों को ले जाकर बड़ी ही मोहक आवाज में बोली, महाराज देखिए ना, आपकी महारानी आज कितनी खूबसूरत लग रही है। क्या आप ये दृश्य देखना नहीं चाहेंगे? ये कहते हुए टॉलेमी के उठने से पहले वो थोड़ा और उसके सीने से चिपक गई। तभी अचानक टॉलेमी नींद में ही घबरा गया और हड़बड़ाते हुए उठकर बोला, कौन है? कौन है? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर आर्सेनोई भी घबरा गई। डर से उसकी सांस ऊपर नीचे होने लगी, पर फिर उसने खुद को संभाला और नींद से अभी अभी उठे टॉलेमी के करीब लगभग उसके सीने से चिपककर गले लगते हुए बोली, महाराज घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपकी महारानी है ना आपके पास, आपको कुछ नहीं होगा। टॉलेमी ने अभी अपनी सांसें संभालना शुरू ही किया था कि आर्सेनोई आगे बोली, मुझे पता है आजकल आप कुछ बेहतर महसूस नहीं करते और करेंगे भी कैसे। हाँ, आपके मन की व्यथा मैं अच्छे से जानती हूँ। जवान उम्र में एक मर्द को राजपाट से भी ज्यादा एक बीवी की जरूरत होती है। आपको भी तो लगता होगा कि कोई आपको प्यार से छुए, आपके दिन भर की थकान को रात में खत्म कर दे और बड़े प्यार से आपको गले लगाकर आपके इन रसीले होठों को चूम ले। ये कहते हुए वो टॉलेमी के होठों को चूमने वाली ही थी कि लालसा भरे ख्यालों में खोए हुए टॉलेमी को अचानक कुछ याद आया और उसने सर झंझोड़ कर कहा, नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। तुम भले ही अभी के लिए यहाँ की महारानी हो, पर मेरी पत्नी नहीं हो, इसे याद रखना। आर्सेनोई को इतने सीधे जवाब की अपेक्षा नहीं थी। वो बिना कुछ बोले झुंझला कर उठी और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उधर क्लियोपैट्रा और एसम दमास्कस में सीरिया के उपराज्यपाल से मिले। उन्होंने क्लियोपैट्रा का बड़े ही जोश के साथ स्वागत किया।
यहाँ कैसे आना हुआ राजकुमारी क्लियोपैट्रा? आपको तो इजिप्ट से बाहर निकाल दिया गया था ना? क्लियोपैट्रा कुछ बोलती इससे पहले ही उन्होंने अपने नौकर को जोर से आवाज देकर वहां बुलाया और उससे कहा, जाओ, जाकर हमारे खास मेहमान के लिए सीरिया के 7 सबसे बेहतरीन भोजन लेकर आओ। और हाँ, शवरमा लाना मत भूलना। राजकुमारी सीरिया पहली बार आई हैं। ये सुन क्लियोपैट्रा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, शुक्रिया, दरअसल मैं आपसे इसी विषय पर बात करने यहाँ आई हूँ। किसके? शवरमा के बारे में? इसके लिए इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? आप कहती तो हम वहीं भिजवा देते। ये कहकर उपराज्यपाल मन ही मन हंसने लगे। क्लियोपैट्रा भौं सिकोड़ते हुए बोली, नहीं, दरअसल हम आपसे इजिप्ट में टॉलेमी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए आपकी मदद मांगने आए हैं। हम चाहते हैं आप हमारी। इससे पहले वो आगे कुछ कहती, उपराज्यपाल का हंसता चेहरा संगीन हो गया। वो अपने हाथों से क्लियोपैट्रा की बात को रोकते हुए बोला, बस, हमने आपको खास मेहमान समझा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये भूल जाएं कि आप पर आपके पिता की मौत का इल्जाम है, और देखा जाए तो आप इस वक्त राजकुमारी भी नहीं हैं। उसका ये बर्ताव देख क्लियोपैट्रा को बहुत झटका लगा। वो चौंकते हुए बोली, तो आप कहना चाहते हैं कि वो मैं ही हूं जिसने अपने पिता को मारा? आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। 3 साल पिताजी के काम में हाथ बटाते वक्त वो मैं ही थी जिसने आपकी काबिलियत का परिचय उन्हें दिया था और आपके उपराज्यपाल बनने की सिफारिश भी करवाई थी। क्या आप वो सब भूल गए? हम कुछ नहीं भूले क्लियोपैट्रा, भूल तो तुम गई हो। जिसे खुद के देशवासियों ने ही निकाल दिया, वो भला किसका सगा? अपनी हालत देखो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ, जिसके पास न राज्य है, न ओहदा है, न घर है, उसके साथ मिलकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करूंगा? पर आप भी तो यही चाहते हैं ना कि रोम हम पर रौब जमाना बंद कर दे। आपने खुद ये बात पिताजी से कही थी। अब क्या हुआ? कहीं रोम ने आपको भी तो खरीद नहीं लिया? क्लियोपैट्रा खड़ी हो गई और गुस्से में बोली। उसे देख उपराज्यपाल भी खड़े हो गए। वो उससे भी ऊंची आवाज में बोले, बच्चों वाली बातें मत करो। जिसे तुम बिकना कहती हो उसे राजनीति कहते हैं, और देखना, एक दिन तुम्हें भी इस राजनीति का असली मतलब जरूर समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ से दफा हो जाओ। क्लियोपैट्रा भी गुस्से में आग बबूला हुए जा रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने सालों की दोस्ती का आज उसे ये फल मिल रहा है। उसने तो सोचा था कि सीरिया उसके लिए सबसे बड़ी मदद साबित होगी, पर ये तो उल्टा ही हो गया। क्लियोपैट्रा का धैर्य खत्म हो गया था। उसने भी चिल्लाते हुए उस राज्यपाल से कहा, याद रखना, इस गद्दारी का हर एक हिसाब रखेगी ये क्लियोपैट्रा। और ये कहकर वो वहां से चली गई। एक बार फिर उसकी उम्मीद की किरण कहीं खो गई थी। उसे लगा नहीं था कि सीरिया आना उसे इतना महंगा पड़ जाएगा। गुस्से में उसकी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे, पर उसका मन मानो पहले से 2 गुना जिद्दी और मजबूत हो गया हो। वो बाहर आई तो ऐसम ने उससे बड़ी ही उदासी के साथ